बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों उत्कर्ष परिवार में। और जैसा कि आप जान रहे हैं यहां पर चल रहा है नदी विशेषांक। और नदी विशेषांक के अंतर्गत दोस्तों पिछली क्लास में हमने नदियों के बारे में बहुत ढेर सारी चीजें बताई थी जिनका संबंध बिहार से है। तो आज इसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे और बिहार की प्रमुख नदियां पार्ट 3 देखा जाए दोस्तों आज कौन कौन सी नदियां इस श्रृंखला में निकल करके आएंगी और आज इस टॉपिक को पूरा भी किया जाएगा। दोस्तों हमने आपको बताया था कि बिहार की जो नदियां हैं गंगा उसमें मुख्य नदी क्षेत्र के अंतर्गत है और सभी नदियां इसी के समानांतर हैं। और ऐसी दशा में गंगा को दोस्तों आधार मानते हुए जब हम लोग आगे की ओर बढ़े हुए थे तो पिछली क्लास में हमने गंगा के बारे में, फिर उसके बाद दोस्तों गंगा से जुड़ी जो गंगा की लेफ्ट हैंड साइड की यानी हिमालय तंत्र की जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में आप सभी को बताया था। आज दोस्तों हम लोग गंगा के राइट हैंड साइड की जो सहायक नदियां हैं जिनको दोस्तों हम लोग पठारी क्षेत्रों की नदियां भी कहते हैं, इनको आप क्या कहते हैं? पठारी क्षेत्र की नदियां भी कहते हैं। इन्हीं के बारे में बात करना है जो कि दोस्तों सब के सब गंगा की सहायक नदियों के संबंध में रहेंगी। तो दोस्तों गंगा के अगर हम लोग राइट हैंड साइड की सहायक नदियों की बात करें तो इन नदियों में जब गंगा बिहार के दोस्तों बक्सर के हिस्से से प्रवेश करती है तो सबसे पहले इसका स्वागत करने के लिए कौन सी नदी पहुंचती है भाई? तो सबसे पहले दोस्तों इसमें पहुंचती है कर्मनाशा नदी। यानी बिहार की सहायक नदियों में पठारी क्षेत्रों से अगर देखा जाएगा तो कर्मनाशा नदी, इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो सोन नदी, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं सोन नदी दोस्तों यह भी गंगा की पठारी क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख सहायक नदियों के तौर पे दर्ज होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो पुनपुन नदी का नाम दर्ज होएगा। इसके अलावा दोस्तों फल्गु नदी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्यूल नदी, अजय नदी, ये सब क्या होती हैं? गंगा की पठारी क्षेत्र से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो एक एक करके इन्हीं नदियों पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखा जाए इस श्रृंखला में कौन कौन सी नदी आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोन नदी पर, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यानी पठारी क्षेत्र से गंगा में आकर के मिलने वाली दोस्तों सबसे प्रमुख बड़ी नदी के तौर पर इसको देखा जाता है। इस नदी को अगर देखा जाए तो इस नदी का जो उद्गम स्रोत है ये दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों मैकाल पर्वत अमरकंटक पहाड़ी का जो क्षेत्र है यहीं पर दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है सेसाकुंड। इसी सेसाकुंड क्षेत्र से यह नदी निकलती है। यानी दोस्तों सोन नदी को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत अमरकंटक क्षेत्र, अमरकंटक पहाड़ी के सेसाकुंड क्षेत्र से यह निकलती है। इसके बाद ये नदी मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर के दोस्तों ये पहुंच जाती है झारखंड। कहां पर? झारखंड। और ये नदी दोस्तों झारखंड के पलामू जिले से, कहां से? झारखंड के पलामू जिले से होते हुए एंट्री करती है बिहार में। कहां पर? बिहार में, जो कि दोस्तों बिहार के रोहतास जिले से ये प्रवेश करती है। और फिर उसके बाद दोस्तों पटना के निकट ये नदी जाकर के मिल जाती है गंगा से। यानी पटना के निकट दोस्तों देखेंगे तो ये नदी जाकर के गंगा से मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी में। इसके उद्गम स्रोत से लेकर के दोस्तों इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 780 या 784 किलोमीटर की लंबाई ये बनाती है नदी, जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी पठारी क्षेत्र से बिहार के हिस्सों में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदी के तौर पे दर्ज होती है। इसकी सहायक नदियों में अगर आप बात करेंगे तो बनास, इसके अलावा दोस्तों गोपद, रिहंद और कुन्हड़, ये क्या होती हैं? ये सब के सब सोन की प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। तो ये होता है दोस्तों सोन का पूरा मामला। इसको यहां से देखेंगे। सोन से आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, इस श्रृंखला में सोन से आगे बढ़ेंगे तो पुनपुन नदी, कौन सी नदी? पुनपुन नदी। यह नदी भी दोस्तों बिहार में सोन के पश्चात अगर देखेंगे तो गंगा में मिलने वाली पठारी क्षेत्र से दूसरी प्रमुख नदी के तौर पे इसको दर्ज किया जाता है। यह नदी अगर देखेंगे दोस्तों तो दूसरी प्रधान नदी है जो पलामू के चोरहा पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों ये पलामू अगर देखेंगे तो ये पलामू कहां पर है? ये पलामू है झारखंड में। कहां पर? झारखंड के अंदर है। तो झारखंड के पलामू के दोस्तों चोरहा पहाड़ी से ये निकलती है और चोरहा पहाड़ी से निकल करके पटना के निकट दोस्तों फतुहा के निकट ये भी आकर के गंगा से मिल जाती है।
और इस नदी का दोस्तों विस्तृत आकार कभी कभी पटना को मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि ये नदी पटना में बाढ़ का कारण बन जाती है। इस नदी को अगर देखेंगे दोस्तों तो ये नदी जो है ये झारखंड के हिस्से से होकर के बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है। इसके अलावा दोस्तों औरंगाबाद, अरवल से होते हुए ये पटना से जाकर के मिलती है। तो पटना में गंगा की प्रमुख सहायक नदी के तौर पे पुनपुन का नाम दर्ज होता है। इसकी कुछ चर्चित सहायक नदियां हैं। इनकी सहायक नदियों में अगर देखेंगे तो मादर, इसके अलावा दोस्तों बिलोर, इसके अलावा रामरेखा, आद्री, मोरहर, दरघा और बुताने, ये सब क्या होती हैं? ये सब के सब पुनपुन की सहायक नदियां हैं और पुनपुन दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे देखा जाए दोस्तों, अगली नदी फल्गु नदी। ये दोस्तों नदी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी नदी तट पर दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी को निरंजना भी कहते हैं। और दोस्तों हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, ये गया के क्षेत्र में दोस्तों प्रमुख नदी हो जाती है और यहीं पर विष्णुपाद मंदिर है, जहां पर लोग अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए यानी पिंडदान देने के लिए पहुंचते हैं, जो कि दोस्तों फल्गु नदी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस नदी को देखेंगे तो ये नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा दोस्तों निरंजना कहलाती है और यही निरंजना बोध गया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर के दोस्तों विशाल स्वरूप धारण करती है। गया में फल्गु नदी के किनारे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग पिंडदान करने आते हैं, जो सनातन धर्म संस्कृति का निर्वहन करते हैं। तो फल्गु नदी दोस्तों बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि दोस्तों निरंजना नदी आपके ऐतिहासिक किताबों में भी दर्ज होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दक्षिण यानी पठारी क्षेत्र से गंगा की ओर मिलने वाली नदियों में एक बहुत ही चर्चित नदी है दोस्तों किऊल। इस नदी को अगर देखेंगे, इसका जो उद्गम स्रोत होता है ये झारखंड के गिरिडीह की जो पहाड़ियां हैं, झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और बिहार में दोस्तों ये जमुई जिले से प्रवेश करती है और सूरजगढ़ जो कि दोस्तों लखीसराय में है, इसी के निकट यह नदी भी जाकर के मिल जाती है। किससे? गंगा से। तो यह भी पठारी क्षेत्र से निकल करके गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। इसके अलावा दोस्तों कर्मनासा को यहां पर रखा है। हालांकि दोस्तों बिहार में गंगा से सबसे पहले मिलने वाली जो नदी है ये कर्मनासा ही है, लेकिन कर्मनासा नदी को दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके साथ बड़ा भेदभाव होता है। हालांकि प्राकृतिक आवरण में तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में इसको दोस्तों अपवित्र नदी मानते हैं। लोगों का मानना है कि ये नदी त्रिशंकु, दोस्तों इक्ष्वाकु वंशी राजा थे त्रिशंकु, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, तो महर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उनको स्वर्ग भेजा, लेकिन देवराज इंद्र ने उनको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया था। तो कहा जाता है इसी समय नीचे से विश्वामित्र के तप और ऊपर से दोस्तों क्या है, इंद्रदेव के तप, वज्र के प्रहार से दोनों के बीच में बेचारे दब गए त्रिशंकु। आप भी सुनते होंगे बीच में कोई फंस जाता है तो कहते हैं त्रिशंकु वाली स्थिति हो गई है क्या तुम्हारी। तो त्रिशंकु वाली स्थिति न हो, इसीलिए एक लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़िए। तो कहा जाता है कि भाई उन्हीं के मुख से निकले लार से इस नदी का निर्माण हुआ, ऐसा दोस्तों कहानियों में वर्णन है, लेकिन ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। इस नदी को अगर देखेंगे तो ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहीं से ये नदी निकलती है और बिहार में दोस्तों जहां से गंगा बक्सर में प्रवेश करती हैं, वहीं बक्सर के चौसा के निकट यह नदी गंगा से आकर के मिल जाती है। और गंगा से मिल गई तो भाई गंगा तो पतित पावनी है, सभी के पापों का नाश कर देती हैं, फिर इसका क्या है, तो ये भी हो जाता। बहरहाल बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में दोस्तों ये नदी सीमा भी बनाती है। ध्यान रखिएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदी इसको कहा जाता है। धार्मिक आधार पर इसे अपवित्र या अशुभ नदी माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है अजय नदी। इसको देखा जाए तो इसको अजयावती भी कहते हैं, इसके अलावा इसको अजमती के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी दोस्तों जमुई जिले के चकई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बटपाड़ा नामक स्थान है,
इसी बटपाड़ नामक स्थान से ये नदी निकलती है। बाद में दोस्तों ये नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा पर पहुंच करके गंगा में विलीन हो जाती है। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में इसका भी नाम दर्ज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक नदी है सकरी नदी। सकरी नदी को देखेंगे तो ये उत्तरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से दोस्तों ये नदी निकलती है। और इस नदी को अगर देखेंगे तो ये बिहार में गया, इसके अलावा नवादा, घटमा तथा मुंगेर जिलों में बहने के पश्चात ये क्यूल के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। यानी दोनों पैरेलल गंगा के समानांतर चलते हुए क्यूल और सकरी दोनों दोस्तों गंगा में एक साथ मिल जाती हैं। हाँ, नवादा में इस नदी का दोस्तों सिंचाई गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रयोग होता है और नवादा के विकास में सकरी नदी का विशेष महत्व है, जो कि इसके संबंध को दर्शाता है। तो ये दोस्तों गंगा में मिलने वाली बिहार के क्षेत्रों के पठारी क्षेत्र या गंगा के राइट हैंड साइड की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो नदियों की श्रृंखला पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया। तो दोस्तों बिहार की सभी नदियों को हमने आपको यहां पर बता दिया, पिछली श्रृंखलाओं से लेकर के इस श्रृंखला के अंतर्गत। निश्चित रूप से हर पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे और आगे दोस्तों ऐसी बहुत ढेर सारी श्रृंखलाएं हम सबके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो उपयोगी हैं आने वाली हैं। और फिर से आपको याद दिलाते चले भाई, नदियां हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, अमूल्य विरासत हैं। तो इनको हृदय में सजोएं, इनका सम्मान करें और इनके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का हमेशा प्रयास करें। और इस श्रृंखला में दोस्तों अपना छठ मैया महाव्रत जो आने वाला है तो उसका भी दोस्तों महत्व रहेगा। तो नदियों की स्वच्छता सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने लक्ष्य पर निगाहें। मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।